इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मयूर शूटिंग्स। मैं हूं राखी जैन। हमारी खास पेशकश अलविदा 2020 में अब बात देश की। चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। 2020 बीतने वाला है, 2021 दस्तक देने के लिए तैयार है। 2020 कोरोना वायरस महामारी के चलते इतिहास में अपनी पहचान बनाने जा रहा है। कई दशकों बाद ऐसी महामारी ने दुनिया को चपेट में लिया, जिसके चलते लाखों लोगों की जान चली गई। कोरोना के चलते भारत में लॉकडाउन भी लगाया गया, जिसमें मजदूरों के सड़कों पर पैदल चलने की तस्वीरें सामने आई। वहीं अप्रैल महीने में पूर्वी लद्दाख की एलएसी पर भारत चीन के बीच सीमा विवाद की वजह से तनाव की स्थिति भी बनी रही। इसके अलावा राजनीति की बात करें तो हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए ने सरकार बनाई। अलविदा 2020 के देश विशेष में आज हम बात करेंगे कि कैसा रहा ये साल अपने देश के लिए। अनिल जी, लगभग पूरा साल कोरोना वायरस और उससे उपजी चुनौतियों के वर्ष रहा। 2020 के चंद महीने गुजरने के बाद ही महामारी ने देश में दस्तक दी। कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जिसने आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया। प्रवासी मजदूरों को पलायन करने को मजबूर हुआ। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने वाले मजदूरों की तस्वीरें और दर्द बयां करती कहानियां हमेशा लोगों के जहन में रहेंगी। आप किस तरह याद करेंगे उस शुरुआती दौर को? बड़ा भयावह, असमंजस, आशंकाओं और डर से भरा हुआ समय। कोई भी उसे याद नहीं करना चाहेगा। मैं तो क्या, भारत का कोई भी बासिंदा, कोई भी निवासी, कोई भी नागरिक उस दौर को याद नहीं करना चाहेगा। राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन लगा, उसके 4 दिन बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन ने जिस तरह लॉकडाउन लगा, पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्रियां बंद हुई, काम छिन गए, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। हमारे देश में बिहार के मजदूर राजस्थान में भी हैं, बिहार के मजदूर महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं। गुजरात के बहुत सारे लोग राजस्थान में भी हैं, राजस्थान के बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में हैं, तमिलनाडु में, बेंगलोर में। सब के सब चल पड़े। रेलें बंद थी, बसें बंद थी, हवाई जहाज बंद थे। जाते तो जाते कैसे, जाते तो जाते कहाँ। और एक अनजाना भय समा गया था कि ये फैक्ट्री पता नहीं किस दिन खुलेगी, किस दिन हमारी रोजी रोटी वापस रेगुलेट होगी, वापस होगी शुरू। सरकार ने लाख दिलासा दी, खाने का इंतजाम किया, रहने का इंतजाम किया, ये वचन दिया, वो वचन दिया, नहीं माने लोग। छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर लाद के, गर्भवती महिलाएं, पुरुष, बच्चे पैदल चल चल के सैकड़ों सैकड़ों मील जिस तरह गए, बहुत ही द्रवित कर देने वाले दृश्य थे। और इसमें सबसे जो खराब बात हुई, औरंगाबाद के पास जी, रेलगाड़ी पर, पटरी पर खाना खा के सोए 16 मजदूर कट के मर गए। कौन देशवासी रोया नहीं होगा? और ये भी हमारे भाई बंद, हमारे बच्चे जिस तरह गए, वापस अपने गांव लौटे तो वहां भी गांव ने उनको हाथों हाथ लिया, नहीं लिया। कोरोना के भय से कईयों को गांव के बाहर छोड़ दिया गया कि 10 दिन बाद आना, क्वारंटाइन रहो। सरकारें भी पूरा इंतजाम नहीं कर पाई, कर भी नहीं सकती थी। लाखों की संख्या में लौटने वाले इन प्रवासी मजदूरों को खास तौर पे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं तो इस राज्य की सीमा पे रोक दिया जाए, उस राज्य के लोग नहीं लें अपने आदमियों को। और पहली बार भारतवर्ष के अंदर ऐसा हुआ कि ये राजस्थानी, मैं बिहारी, मैं यूपी का, यूपी की सरकार इसे तो ले लेगी, उसको नहीं लेगी, इसे जाने देगी, उसे नहीं जाने देगी। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स भी नहीं हो पाए, सरकारों में कोई तालमेल नहीं रहा। राजस्थान की, यूपी की, मध्य प्रदेश की। राजस्थान सरकार ने जरूर कोटा में जो छात्र थे खास तौर पे उनको भिजवाया, बहुत पहल की, रोडवेज बसों से भिजवाया सरकार की। लेकिन पूरे देश में भारी उथल पुथल, आतंक, आशंका का माहौल और कई भूखे सोए लोग, कई लोग दवा के अभाव में मर गए, भूख से मर गए, पैदल चल चल के पिस गए। देश ने
दोहरी त्रासदी देखी, एक त्रासदी कोरोना की और दूसरी त्रासदी कोरोना की वजह से पैदा हुए इन हालात की, इन विषम परिस्थितियों की। अनिल जी, लेकिन मेरा मानना है इस दौरान कुछ अच्छी बातें भी देखने को मिली। कुछ लोग मसीहा बनकर भी उभरे, लोगों ने घरों में खाना बनाया, डर का माहौल था लेकिन गाड़ी में खाना भर भर के लोगों को बांट के आए। मुंबई में सोनू सूद की बात करें तो उसको तो लोगों ने एक सुपरस्टार की उपाधि दे दी। उन्होंने ट्रेनों का नहीं चल रही थी, बसों का इंतजाम कराया, बहुत लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। जी, ये ऐसे उदाहरण तो खैर बहुत सारे मिलेंगे, सोनू सूद जैसे नहीं होंगे लेकिन जी उससे छोटा काम किया होगा, उससे कम काम किया होगा, अपनी हैसियत के मुताबिक हर आदमी ने। बहुत लोगों ने लोगों की मदद की। इसमें मैं खास तौर पे राजस्थान के लोगों की जी तारीफ करना चाहता हूँ। राजस्थानी होने के नाते नहीं, देश भर में भी जितनी समाज सेवा होती है उसमें राजस्थानी हमेशा आगे रहते हैं। मुंबई में और गुजरात में भी, बेंगलोर में भी, चेन्नई में भी, तिरुपति में भी, कोलकाता में भी, जहाँ जहाँ राजस्थानी थे, अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोग ज़्यादातर राजस्थानी हैं। उन सब ने दोनों हाथों से अपनी ओर से लुटाया, धन भी दिया, अपना मन भी दिया, खाने बना बना के लोगों के घर पहुंचाए, गरीबों की कच्ची बस्तियों में पहुंचाए, ठेला मजदूरों के पास पहुंचाए। और राजस्थान की तो बात जिस दिन हम करेंगे, हम जिक्र करेंगे, कोई भूखा ना सोए नारा दिया मुख्यमंत्री ने। लेकिन उसके अलावा भी राजस्थान के बाहर भी और जो पैदल यात्रा कर रहे थे उनके लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था, जगह जगह खाने की व्यवस्था पूरे देश में लोगों ने की जी। और एकजुटता का एक एहसास, सॉलिडरिटी पूरे देश में पैदा हुई कि ये हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के भाई बहन पैदल सड़कों पर जा रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर अपने घर। पता नहीं कब फैक्ट्री खुलेगी, पता नहीं कब लॉकडाउन खत्म होगा। इस आशंका और जिज्ञासा के बीच जब लोग अपने गांव लौट रहे थे तो जगह जगह उनको आसरा भी मिला, भोजन भी मिला, दवाई भी दी गई। बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत सारे दानदाता, बहुत सारे समाज सेवा करने वाले लोग जी। बिना कोरोना की परवाह किए आगे आए। ये उदाहरण भी हमारे फख्र की बात है। जी। और ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान करने के लिए थाली भी बजवा दी, ताली भी बजवा दी, दीपक भी जलवा दिए, कोरोना वॉरियर्स पर फूलों की वर्षा भी करवाई। जी। अब ये तो लोगों की के ध्यान बांटने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक तरह के टोटके हैं जी। कि मनोबल बढ़ जाए लोगों का जी। और लोगों का ध्यान भी बढ़ जाए और लोग योद्धा की भांति कोरोना से लड़ने में, इन विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए जी तत्पर रहें जी। ये उनका एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था जी देश के लोगों के साथ। लेकिन हमें देश के कोरोना वॉरियर्स को सलाम करना चाहिए, उन डॉक्टरों को सलाम करना चाहिए, उन सफाई कर्मियों को भी सलाम करना चाहिए। कोरोना वॉरियर्स में जो डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मी दुनिया से चले गए इलाज करने के दौरान, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। पहली बार लोगों ने साक्षात देखा, अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना का इलाज किया। नर्सिंग कर्मियों ने, डॉक्टरों ने, सफाई कर्मियों ने सफाई की, अस्पतालों की, बाहर की, और बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग ईश्वर के पास चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा को भी शांति दे, उनके सत्कर्मों का फल उन्हें भोगने को मिले, ये कामना कर सकते हैं इस अवसर पे हम। कितने महीने वो लोग घर नहीं गए, अपनों से नहीं मिले, दूसरों की सेवा में ही वो लगे रहे। अनिल जी, वैक्सीनेशन की बात करें तो कोरोना की जो वैक्सीन है उसको लेके भी भारत का नाम काफी सुर्खियों में रहा। हाँ, ये दुनिया में तो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन की चर्चा है, लेकिन भारत में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की चर्चा है, ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन बन रही है उसकी चर्चा है, कोवैक्सीन की चर्चा है, और कुछ लोगों ने लगा के ट्रायल बेसिस पर देख भी लिया। और कोशिश ये है सरकार की कि जनवरी में, नए साल में व्यापक पैमाने पर वैक्सीन लगना शुरू हो जाए। और 2021 ये खबर लेके आने वाला है कि वैक्सीन शने शने कैसे कैसे किस किस को कब कब लगने वाली है। और 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है पहले 6 महीनों में, और सरकार इसकी घोषणा भी कर चुकी है, सरकार इसकी तैयारी भी कर चुकी है। ये एक उम्मीद की किरण दिख रही है। हालांकि डॉक्टर्स ने हमारे साथ बातचीत में यहाँ बताया चैनल पर जी कि दूसरा शॉट भी लगाना पड़ेगा और इस वैक्सीन का प्रभाव 9 महीने 1 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा जी। वो आने वाले वक्त की बात है। एक बार भयमुक्त होना जरूरी है जी। और अब चूंकि साल के जाते जाते लॉकडाउन भी खत्म है, जनता कर्फ्यू भी खत्म है, वैक्सीन के आने की उम्मीद में बाजार भी उठ रहा है, कारखाने भी चल रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दंश 2020 हमको देके गया, जो डंक वो हमें मार के गया, उन दंश के दुष्प्रभाव से 2021 हमें मुक्त करेगा।
जी। ये बात हम 2021 के स्वागत में कहेंगे। लेकिन जाते जाते 2020 को कहना चाहते हैं कि मानव सभ्यता के इतिहास में इतना बुरा साल, और भारत के इतिहास में भी इतना बुरा साल कोई, चाहे अयोध्या का वक्त हो, लंका का युद्ध हो, चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे अंग्रेजों की गुलामी हो, लेकिन ऐसा बुरा वक्त कि अपनों से कट जाएं, अपने एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएं, अपने दुनिया से चले जाएं तो उनकी अंत्येष्टि ना कर पाएं, ऐसे दुखद समय को हमने झेला। और अच्छी बात यह कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग कर्मी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी और हमारे मीडिया कर्मी, मीडिया भी एक दिन के लिए, एक मिनट के लिए बंद नहीं हुआ। अखबार भी चलते रहे, चैनल भी चलते रहे, हम भी 24 घंटे जनता के साथ जुड़े रहे, हमारे रिपोर्टर्स भी सारे चैनलों के मैदान में रहे बिना परवाह किए। कुछ रिपोर्टर्स, खासतौर पर कुछ पत्रकार भी शहीद हुए जी। उनको क्या सम्मान सरकार देगी नहीं देगी, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है 2020 के जाते जाते कि उनके परिवारों का क्या होगा जी। लेकिन मैं उनको भी कोरोना वॉरियर्स मानता हूं, जिन्होंने कोरोना की खबरें, कोरोना की जागरूकता फैलाने के लिए, जन जन तक सब संवाद पहुंचाने के लिए फील्ड में काम किया, और उनमें से कुछ दुनिया को छोड़ के भी चले गए। चलिए अनिल जी, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे देश की राजनीतिक हलचल की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अलविदा 2020 में देश की, देश के लिए कैसा रहा साल 2020। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कोरोना की, और अब बात देश की राजनीति की। अनिल जी, इस साल दिल्ली में चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल की वापसी हुई, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई, और बिहार में एक बार फिर नीतीश के सर पर ताज आया। जी, इसमें इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि दिल्ली जो भाजपा का गढ़ रहा है जी। वहां पर लोग लोकसभा चुनाव में अलग तरह से वोट दे रहे हैं जी। और विधानसभा चुनाव में अलग तरह से वोट दे जी। रहे हैं, और केजरीवाल के व्यक्तिगत नेतृत्व को मंजूरी मिल रही है, उस पर मुहर लगा रही है दिल्ली की जनता, उनके काम पे मुहर लगा रही है। तीसरी बार केजरीवाल को चुन करके भेजा है जी। और केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बने हैं। उनका संघर्ष अभी हालांकि जारी है केंद्र सरकार से जी। पर पहले से मध्यम पड़ा है, और उम्मीद है कि उनके कामकाज में रोड़े अटकाने की जो प्रवृत्ति रही है वो कम हो गई है काफ़ी, और वो भी मिलके चल रहे हैं, वो भी पहले की तरह रेल नहीं है जी। नीतीश कुमार जीते हैं, उनकी पार्टी बहुत पीछे रह गई बीजेपी से इस बार। बीजेपी ने बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपना वादा निभाया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बीजेपी की क्रेडिबिलिटी को लेकर कोई सवाल या निशान ना उठे, इसलिए बीजेपी ने छोटी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जी। इससे बीजेपी का बड़प्पन बढ़ा। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, ये एक नई तकनीक से गिरी है सरकारें। सारे विधायक इस्तीफे दे देते हैं, 26-27 विधायक, और फिर उपचुनाव होते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए बीजेपी में, जो कांग्रेस में ही एक तरह से राहुल गांधी के सखा भी होते थे, और इनके पिता भी राजीव गांधी के सखा थे। उनका पार्टी से जाना बड़ा कांग्रेस के झटका था, और वो फिर सरकार बीजेपी का ही वो बनी रह गई उपचुनाव होने के बाद भी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जी। और पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि शिवसेना तो पहले चली गई थी छोड़ करके एनडीए, लेकिन अकाली दल भी किसान आंदोलन के मुद्दे पर अलग हो गया जी। और इसके बाद बड़ा किसान आंदोलन भड़का, जिसकी बात हम फिर करेंगे जी। कुछ प्रमुख घटनाएं और घटी हैं इस साल। निर्भया के 4 दोषियों को, हत्यारों को फांसी दे दी गई, जिसे हम याद करना चाहेंगे। हम याद करना चाहेंगे सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने के प्रकरण को, क्या आत्महत्या हुई, हत्या अभी तक कुछ चर्चा में रहा और कंट्रोवर्सी बनी रही। कंगना रनौत और वर्सेज शिवसेना जो चल रहा है मामला जी। और ममता बनर्जी वर्सेज बीजेपी जी। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है या आत्महत्या हो रही है, स्वतः मर रहे हैं, और खुद गृह मंत्री ने उतर के वहां पर मैदान में जी। और राज्यपाल वर्सेज ममता बनर्जी जो चल रही कंट्रोवर्सी, चूंकि 4 महीने बाद चुनाव है जी। पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी पहली बार खम ठोक करके मैदान में ममता बनर्जी को हटाने के लिए मैदान में घोषणा करके, उद्घोषित करके मैदान में उतरी। ये बड़ी घटना जी। हो रही है, और इस घटना के अगले क्रम की घटनाएं 2021 में होंगी। उनकी भूमिका बन गई है अभी, ये 2020 उनकी भूमिका बनाने वाला साल रहा है। अनिल जी, किसान आंदोलन राजनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसमें राजनीति बहुत हो रही है। कृषि कानूनों का जो विरोध
कर रहे हैं किसान, उसमें कांग्रेस ने उसका समर्थन किया है, चाहे दिल्ली में केजरीवाल हो वो उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है केंद्र सरकार भी अड़ी हुई है। इसके दो पहलू हैं जी। सबसे बड़ा पहलू किसानों को डर ये है कि सरकार जिस तरह रेलवे का निजीकरण कर रही है, हवाई अड्डों का निजीकरण कर रही है और 2-4 औद्योगिक समूहों के इंटरेस्ट में ये काम हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये है कि बड़े बड़े औद्योगिक समूह खेती के सौदे पहले से कर लेंगे एडवांस जी। और खेती एक उद्योग बनकर रह जाएगी, उद्योगपतियों के हाथ का खिलौना बनकर रह जाएगी जी। ये डर किसानों को ही नहीं, उन आड़तियों को भी है जो मध्यम मार्गीय, मध्यम वर्गीय और किसानों के बेटे भी हैं जो आड़ती हो गए हैं, मंडी में जिन्होंने दुकानें ले ली हैं जी। उन सब पे, क्योंकि वहां मंडी टैक्स नहीं लगेगा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत जी। सारे पक्ष विपक्षी लंबी बहस है। जी। किसानों का पक्ष तो ये उनके मन में डर है जी। कि ये बड़े उद्योगपतियों के हाथ का खिलौना बन जाएंगे और बड़े उद्योगपति मनमानी दरों पर एग्रीमेंट करेंगे उपज से पहले उपज का और उसके बाद वो मजबूर हो जाएंगे। तो ये किसान अपनी आज़ादी खोने के डर के रूप में इसे देख रहे हैं। एक बात। दूसरा सवाल पॉलिटिकल सवाल है, क्या लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार, बहुमत प्राप्त सरकार, पार्टी की सरकार लोकसभा में कोई कानून बनाए तो क्या सड़क पर उतरकर, संसद से सड़क तक ये लड़ाई चल रही है, क्या सड़क पर उतरकर हजारों लोगों चाहे लाखों लोगों, क्या 5 साल बीतने से पहले उन कानूनों को सड़क पर आंदोलन करके उन कानूनों को रद्द करवा सकते हैं, वापस करवा सकते हैं? क्या ये अधिकार एक भीड़ को दिया सकता है? भीड़ कितने की भी हो, आदमियों की संख्या पे मैं नहीं जा रहा, पर उस वर्ग विशेष की जिसके हितों से जुड़ा हुआ वो सवाल है, वो विधेयक है, वो कानून है, तीनों बिल। क्या कोई रायशुमारी होगी? क्या कोई इस पे मतदान होगा? क्या कोई जनमत संग्रह होगा? कुछ नहीं होगा ऐसा। तो क्या सड़क पर उतरकर कितने भी लोग हों, संसद के द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी, बहुमत प्राप्त सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को सड़क पर उतरकर रद्द करवाया जा सकता है? ये बड़ा राजनीतिक प्रश्न है लोकतंत्र के लिए। तो इसको भी देखना चाहिए। राम मनोहर लोहिया कहते हैं जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो ये तो उनकी एक समाजवादी सोच थी। पर क्या एक बार वोट देने के बाद 5 साल सरकार को काम करते रहने देना चाहिए जिसे आपने इतने बहुमत से चुना है, या 5 साल के पहले ही उसके किए गए काम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करके, आंदोलन करके उसके काम को रोका जाना चाहिए? यह तय होना है किसान आंदोलन से, और ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है भारतीय राजनीति में भी, भारतीय लोकतंत्र में भी। ठीक है अनिल जी, अब कुछ और घटनाओं की जिक्र कर लेते हैं। 2020 की शुरुआत में कोरोना दुनिया में पैर पसार रहा था, लेकिन भारत में सियासत चरम पर थी। सीएए और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग समेत देश के कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इसी दौरान जेएनयू कैंपस में नकाबपोशों ने हमला बोल दिया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो उस समय राष्ट्रपति थे, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते करके जैसे ही दिल्ली पहुंचे, वहां दंगे छिड़ गए। 2020 निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा के लिए भी याद किया जाएगा, लेकिन हाथरस के गैंगरेप ने एक बार फिर आंखों को शर्म से झुका दिया। विकास दुबे एनकाउंटर, पालघर मॉब लिंचिंग केस, सुशांत सिंह राजपूत की मौत भी सुर्खियों में रही। साल खत्म होते होते कृषि कानूनों के विरोध ने भी तेजी पकड़ ली और अभी तक किसान वहां पर डटे हुए हैं। अनिल जी, ये बहुत सारी घटनाएं हैं, कौन सी घटना है जिसने आपको सबसे ज्यादा हिलाया? एक तो गलवान हिंसा पर बात की जानी चाहिए। चीन किस तरह भारत में घुसाया, बिल्कुल 20 सैनिक हमारे मारे गए, हमने पलट के 40 उनके मार दिए, चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ये हिंसा वास्तव में दुखद और चिंताजनक है। भारत ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सामरिक रणनीति के तहत डील किया। इसके लिए तो हमें भारत के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय को बहुत साधुवाद देना चाहिए कि एक बार तो ऐसा लगा कि भारत चीन युद्ध ही छिड़ जाएगा, लेकिन हमने टैक्टफुल इसको हैंडल कर लिया। लेकिन ये बड़ी घटना है 2020 की, इसे याद किया जाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पालघर मॉब लिंचिंग हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे दिल्ली में हिंसा हो, बहुत सारी बातों में देश वर्टिकली डिवाइड हो रहा है हिंदू मुसलमान में। और मैं खास तौर पर ये कहना चाहता हूँ, ओवैसी की पार्टी इसमें इंस्ट्रूमेंट बन रही है। और यही कारण था हैदराबाद नगर निगम चुनाव में देश का गृह मंत्री उतरा मैदान में, देश की सत्तारूढ़ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उतरा मैदान में नगर निगम चुनाव में, और उन्होंने लोकल जो एक सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको किनारे करके और वहाँ एक हिंदू मुस्लिम वेव ओवैसी के खिलाफ खड़ी करके उसको विनोवर किया।
तो क्या पूरा देश हिंदू मुस्लिम राजनीति का शिकार बनके वर्टिकली डिवाइड हो जाएगा? 2020 जाते जाते ये सवाल 2021 के लिए छोड़कर जा रहा है। जी, इस सवाल का जवाब 2021 को देना है, 2021 की राजनीति को देना है, 2021 की सामाजिक जिंदगी को देना है, 2021 की राष्ट्रीय जिंदगी को देना है। ये यक्ष प्रश्न कि भारत नेपाल संबंध कैसे होंगे, भारत चीन के साथ कोई युद्ध के हालात बनेंगे नहीं बनेंगे, पाकिस्तान से जो उल्लंघन होता है सीज फायर का, आतंकवादी घटनाएं होती है वो बंद होगी नहीं होगी, और देश वर्टिकली हिंदू मुस्लिम में मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कहीं विभाजित तो नहीं हो जाएगा, ध्रुवीकरण तो नहीं हो जाएगा। खासतौर पर बंगाल के चुनाव से मैं इसकी शुरुआत देख रहा हूँ। जी, ये जवाब सवालों के 2021 को देने होंगे। 2020 ये सवाल 2021 के लिए छोड़े जा रहा है। जी, चलते चलते अब बात कुछ नई शुरुआतों की। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। अयोध्या में 5,51,000 दीपक जलाकर इस साल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। करीब 971 करोड़ की लागत से बनने जा रहे संसद के नए भवन का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर को रोहतांग में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल का उद्घाटन किया। ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। 2020 काफी दिल दुखाने वाला भी रहा, क्योंकि राजनीति, सिनेमा और साहित्य से जुड़ी कई शख्सियतों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इस साल हमने खो दिया। वहीं गांधी परिवार के विश्वसनीय और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार अहमद पटेल, राजस्थान के दिग्गज नेता जसवंत सिंह, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य रहे अमर सिंह, कांग्रेस नेता तरुण गोगोई ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। लालजी टंडन, अजीत जोगी, चेतन चौहान, मोतीलाल बोहरा जैसी राजनीतिक हस्ती भी हमसे जुदा हो गई। इरफान खान और ऋषि कपूर को कैंसर ने लील लिया। मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप और कोरियोग्राफर सरोज खान का भी निधन हो गया। कोरोना से लड़ते हुए दिल का दौरा पड़ने से मशहूर उर्दू कवि और बॉलीवुड गीतकार राहत इंदौरी भी इस साल हमसे जुदा हो गए। अलविदा 2020 के देश विशेष में इतना ही। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे राजस्थान की प्रमुख खबरों और उनकी चर्चा के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मयूर शूटिंग्स।